जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। और एक और शानदार टॉपिक में सभी का वेलकम है। जैसे कि आज देख सकते हो हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में डिस्काउंट के क्वेश्चन। अब इसे आप एक अलग से चैप्टर मान लीजिए या लाभ हानि का ही एक हिस्सा मान लीजिए, क्योंकि ये लाभ हानि के ही कॉन्सेप्ट से होता है, इसीलिए हम उसको उसी का हिस्सा मानेंगे। डिस्काउंट क्या होता है सबसे पहले हम बेसिक चीजें समझेंगे, फिर क्वेश्चन का मैं ट्रिक बताऊंगा और फिर ट्रिक के बाद फिर बेसिक बताऊंगा। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन में हमेशा समय लगता है, लेकिन बाद के क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बहुत तेजी से हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और उससे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं जो मैंने आपसे इससे पहले पूछा था। आई थिंक आपको याद होगा, यदि पिछला वीडियो आप देखते आ रहे हो तो मैंने 42 नंबर का क्वेश्चन पूछा था आपसे कि किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 450 में बेचने पर हानि का दुगना है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। तो ध्यान से समझिए, इसका सही आंसर जो आएगा 750 आएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया जिन लोगों ने भी इसको अटेम्प्ट किया, वेल डन, मेरी तरफ से आप लोगों को बधाई। आप अच्छा प्रयास कर रहे हो। और अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की क्योंकि किसी ने कुछ एक्सप्लेनेशन का पूछा नहीं था, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूं। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट को हिंदी में कहा जाता है बट्टा। वैसे ये शब्द कम चलता है, हिंदी में भी डिस्काउंट ही चलता है, तो आपको फिर भी बता दूं क्योंकि यदि आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ यहां पर डिस्काउंट का मतलब बट्टा होता है। अब हम समझ लेते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। देखिए, डिस्काउंट वो राशि होती है जो एक ग्राहक को नहीं चुकानी है, यानी कि वो उस राशि को दुकान वाले को नहीं देगा। अब मान के चलिए कि यदि आपको 100 रुपए किसी चीज के लिए देना है, लेकिन उसके ऊपर आपको 20 रुपए का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए में से आप 20 रुपए जो है वो दुकान वाले को नहीं देंगे। तो कितने रुपए देंगे, 80 रुपए देंगे। बस अब बात इतनी सी है कि जो मैंने बात रुपए में कही वही परसेंटेज पे भी लागू होती है। मान के चलिए कि किसी वस्तु के ऊपर 100% राशि लिखी हुई है और 100% राशि पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको 20% राशि नहीं देनी है, ये बोला गया है। तो आपको कितनी राशि देनी है, आपको देनी है 80% राशि। ये बात आप समझ के रखिएगा हमेशा। आगे से अब मैं जब भी आपको कहूंगा कि 30% का डिस्काउंट है, तो आप समझ जाओगे कि 30% नहीं देना है, तो यहां पर कितना देना है, 70%। यदि मैंने कहा 25% का डिस्काउंट है, तो आप कहोगे 25% नहीं देना है, 75% ही देना है। अब ये 75% जो मैंने कहा वो किस राशि का देना है, क्योंकि परसेंटेज भी किसी राशि का होता है, तो वो हम समझते हैं। उसके लिए और कुछ बेसिक चीजें हमको समझनी पड़ेगी। पहले मैं बेसिक समझा रहा हूं, फिर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, सामान्य व्यवहार में हम करते क्या है, यानी कि रोज के जीवन में मान के चलो कि मैं एक दुकानदार हूं, तो मेरे को सबसे पहले सामान खरीदना पड़ेगा। खरीदने का मतलब क्या होता है, क्रय करना। तो सबसे पहले तो मैं सामान को क्रय करूंगा, यानी कि उसको खरीदूंगा। खरीदने के बाद में मैं क्या करूंगा, जैसे मान के चले ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट सबसे पहले मुझे बेचने के लिए खरीदनी पड़ेगी, तो मैंने ये टी शर्ट खरीद ली। खरीदने के बाद में मैं इसके ऊपर यहां पर कॉलर पे एक टैग लगाऊंगा, उस टैग के ऊपर में एक राशि लिखूंगा। तो जब मैं कोई चीज खरीद के ले आऊंगा, फिर उस राशि को मैं अंकित करूंगा। अंकित का मतलब हो जाता है टैग। अंकित यानी कि वो राशि जो आप टैग लगा रहे हो। तो पहले मैंने कोई चीज खरीदी, अब मान के चलिए मैंने कोई चीज 1000 में खरीदी, ये टी शर्ट मैंने 1000 में खरीदी। फिर इसे मैं दुकान पे ले आया और मैंने इसके ऊपर टैग लगा दिया 2000 का, यानी कि मैं लोगों को ये कहना चाहता हूं कि मैं इसे 2000 में बेचना चाहता हूं। लेकिन क्योंकि ये टी शर्ट बिक नहीं रही है, इसीलिए मैं 2000 की चीज को फिर किस में कर दूंगा, 1500 रुपए में। यानी एग्जैक्टली मैं इसे ग्राहक को बेचूंगा कितने में, 1500 रुपए में। अब 1500 कहां आएगा, सिंपल सी बात है, 1000 और 2000 के बीच में यहां कहीं पर बीच में 1500 आएगा, और ये 1500 ही क्या है, विक्रय मूल्य है। तो अगली बार के लिए ध्यान रख लेना, आपको फ्लो मेंटेन करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में। और इस तरीके से यूट्यूब के ऊपर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिला होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और यदि ऐसा है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करिएगा। बिल्कुल सरल तरीके से समझा रहा हूं कि सबसे पहले क्रय किया जाता है, फिर उसके ऊपर अंकित मूल्य लगाया जाता है, और फिर अंकित मूल्य से वापस आकर के विक्रय किया जाता है। तो ये क्रम याद रखना, क्रय से आएगा अंकित, अंकित से आएगा विक्रय।
तो यहां पर आपको ये बेसिक चीज समझनी है। अब इसके बाद में अब मैं आपको और बेसिक चीज एक और समझा देना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको एक डिस्काउंट का परसेंटेज दिया रहेगा, डिस्काउंट परसेंट, ये मैं लिख देता हूं डिस्काउंट परसेंटेज। अब ये डिस्काउंट परसेंटेज आपको कहां पर रखना है वो समझा देता हूं। देखिए डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज के हिसाब से जो है वो किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। कहने का मतलब है यदि आपसे कहा कि इस प्रश्न में 10% जो मैंने अभी लिखा है ये, या 1000, 1500 और 2000 वाला, यदि मैंने इसमें कहा कि आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आप कौन सी राशि के साथ में 10% लोगे, ये 2000 रुपए वाली। क्योंकि हमेशा याद रखना डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, यानी टैग वैल्यू पे डिस्काउंट दिया जाता है। इस प्रकार से यदि मैं डिस्काउंट की बात करूं तो यहां पर आपको 10% का डिस्काउंट दिया है। अब मैंने अभी आपको कहा था कि 2000 रुपए जो है आपके लिए कौन सा मूल्य हो गया, अंकित। बेसिक चीजें समझा रहा हूं। अंकित मूल्य के ऊपर आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है, 10% का। और अभी थोड़ी देर पहले समझाया वो डिस्काउंट वो राशि होती है परसेंटेज में जो नहीं देनी है आपको। तो 10% यदि नहीं देना है तो आपको 2000 का कितना परसेंट राशि भुगतान करना पड़ेगा, दुकान वाले को देना पड़ेगा, तो ये देना पड़ेगा 90%। कितना परसेंट, 90%। क्यों, क्योंकि 2000 तो अपने आप में 100% राशि हो गई, इसमें से 10% नहीं देना है तो कितना देना है, 90%। तो आप सीधे क्या करोगे, अंकित मूल्य से वो राशि निकाल लोगे जो आप दुकानदार को दोगे। तो यहां पर ध्यान देना 2000 रुपए का 90%, ऑब्वियसली 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, 9 दूनी 18, तो यहां पर राशि कितनी आ गई, 1800। तो 1800 रुपए राशि जो है आप दुकान वाले को चुकाओगे, यानी कि विक्रय मूल्य उस वस्तु का क्या हो जाएगा, 1800 रुपए। ध्यान से समझना, 1800 रुपए जो है वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। कोई भी दुकानदार उस 2000 की चीज को, मैंने इसे 1500 इसीलिए बताया था कि उदाहरण के तौर पे, तो यहां पर यदि ये 2000 पे प्रश्न बनता और 10% का डिस्काउंट होता तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाता, 1800 रुपए। उम्मीद करता हूं इस फ्रेम में आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं अपनी सहूलियत के लिए हमेशा ये काम करता हूं कि मैं सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए एक बार फिर से बता देता हूं। अब समरी कर रहा हूं, क्रय मूल्य आ गया, फिर आता है अंकित मूल्य और बीच में आता है विक्रय मूल्य। ध्यान से समझना। अब मैंने आपसे कहा था कि यदि इस प्रश्न में आपसे कहा गया कि अंकित मूल्य 1000 रुपए है किसी वस्तु का और उसके ऊपर आपको मिल रहा है 10% का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमेशा याद रखना विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में आएगा। मतलब कि 1000 रुपए पे आपको 10% राशि जो है 1000, फिर से मैं लिखता हूं यहां पर 1000, अरे चल जा भाई क्या हो गया, 1000 रुपए में आपको 10% राशि नहीं देनी है तो कितनी परसेंट देनी है, 90%। अब 1000 रुपए का आप 90% निकाल लो तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया, 900 रुपए। और ये 900 रुपए क्या आया है आपके लिए, विक्रय मूल्य। तो आपको अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे निकालना है ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में पिछले वीडियोस आप यदि देखते हुए आ रहे हो तो मेरी बात को ध्यान से समझना। आपको यदि लाभ का प्रतिशत भी प्रश्न में देके रखा हुआ है तो आप ये जानते हो कि क्रय और विक्रय के बीच में लाभ आता है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपको प्रश्न में लाभ प्रतिशत दिया है तो आप ये समझ लो कि वो जो राशि है प्रतिशत की, वो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच की है। अब इस प्रश्न से मैंने आपको दो चीजें सिखा दी। पहला तो क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का फ्लो। दूसरा मैंने आपको सिखाया इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको आगे के लिए याद रखना है कि हमेशा डिस्काउंट जो रहेगा वो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में आएगा और लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय और विक्रय के बीच में आएगा। ये छोटी सी बात जो है आप आगे के लिए ध्यान रखना, आपको काम आएगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम ये करेंगे प्रश्न। ये अपनी कॉपियों में आप नोट डाउन कर लेना। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर आपसे कहा गया कि डिस्काउंट आपको क्वेश्चन करना है। प्रश्न यह है कि किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपए निर्धारित करा, ये 50 रुपए। अब मैंने आपको बता दिया पहले ही कि फ्लो क्या होता है, ये क्रय है, ये अंकित है
और ये विक्रय है। अब उसने 50 रुपए क्या कर दिया, अंकित मूल्य निर्धारित कर दिया, तो मैंने अंकित मूल्य की जगह 50 रुपए लिख दिया। इसके बाद में कहा गया है तथा उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया। अब देखिए प्रश्न में एग्जाम उसने क्या कहा है कि 50 रुपए तो अंकित मूल्य रखा और 20% का बट्टा दिया। अब भी मैंने आपको समझाया बट्टा कहां पर होता है, किसके बीच में होता है, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में। इसका मतलब कि 50 रुपए में से आपको 20% राशि नहीं देनी है क्योंकि वो डिस्काउंट मिल गया। आपको कितनी राशि देनी है, 80%। प्रश्न को थोड़ा सा पूरा पढ़ लेते हैं पहले। यदि उसे 25% का लाभ हुआ, यानी कि बेचने के बाद में भी 25% का लाभ हुआ है, तो आपसे पूछा गया है उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, यानी ये वाली राशि हमको चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यदि आपको क्रय मूल्य चाहिए तो आपको पहले क्या चाहिए, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कहां से मिलेगा, अंकित मूल्य से, क्योंकि आपको डिस्काउंट दे के रखा हुआ है। अब ध्यान से समझिए, यदि 50 रुपए में से 20% राशि आपको नहीं चुकाना है, अब भी मैंने बताया डिस्काउंट वाली राशि नहीं चुकाना है, तो आपको कितना परसेंट चुकाना है, 80%। अब 50 रुपए का आप 80%, आप 50 रुपए का क्या कर दीजिए, 80% निकाल लीजिए। ये 2 शून्य से ऊपर के 2 शून्य कट गए, 5 8 40, यानी कि आपके पास 40 रुपए क्या आ गया, विक्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि यदि 50 रुपए में से आप 20% नहीं दोगे तो 80% दोगे, और 50 रुपए का 80% होता है 40 रुपए। तो आपके पास में विक्रय मूल्य आ गया, कितना आ गया, 40 रुपए। अब ध्यान देना, प्रश्न में आगे कहा गया था कि उसे 25% का क्या होता है, लाभ होता है। अभी मैंने आपको समझाया कि लाभ जो होता है वो क्रय और विक्रय के बीच में होता है, और आप मेरे वीडियो सतत देखते हुए आ रहे हो, तो यहां पर मैं क्वेश्चन को बहुत तेजी से करूंगा। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं। मैंने यहां पर कुछ ऐसा किया कि विक्रय मूल्य मेरे पास 40 रुपए है, तो ये मैंने 40 लिखा। मेरे पर लाभ कितना प्रतिशत में है, तो मेरे पास 25% लाभ है, तो मैंने ये 40 रुपया 125 के बराबर रख दिया। क्यों रख दिया, पूरे वीडियोस देखते हुए आ रहे हो तो काम की बात है, नहीं तो सिंगल देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब मैंने ये 40 के बराबर में 125 रख दिया, क्योंकि विक्रय मूल्य 125% के बराबर है। आपसे पूछा गया क्रय मूल्य निकालो, तो क्रय मूल्य हमेशा 100 के बराबर होता है। आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे, क्रय मूल्य बराबर 100 गुणा 40 बटा में 125। 25 से काटोगे तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 से काटोगे तो 5 8 40, 8 चौक 32, 32 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। यहां पर प्रतिशत गलती से लग गया है सबके साथ, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 32 रुपए जो है वो क्रय मूल्य आएगा। यहां पर कहीं पर भी प्रतिशत नहीं आएगा, ये प्रतिशत गलती से लग गया है, तो यहां पर 32 रुपए जो है इसका सही आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैंने यहां पर बेसिकली क्या करा है। तो बेसिकली मैंने यहां पर क्रय विक्रय और अंकित मूल्य के बीच संबंध बताया। अगला प्रश्न और कर लेते हैं इसी प्रकार से। अगला प्रश्न क्या कहा गया, देखो, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपए है। तो यहां पर पहली बात तो मैंने यहां पर लिख दिया कि यह अंकित मूल्य हमेशा यहां पर आता है। मैंने प्रश्न पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूं। अंकित मूल्य आपको दे दिया गया, अंकित मूल्य 4800 रुपए है। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है। अब भी मैंने आपको बताया, बट्टा यानी डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा क्रय विक्रय और अंकित मूल्य के बीच में आता है। विक्रय तो यहां पर बीच में हमेशा विक्रय मूल्य आता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। अभी बताया। इसके बाद में आपको 10% का इसके बीच में बट्टा मिल गया है। अब इतनी ही बात यदि आ गई है, इतना सा, तो आप ये समझ लो कि यहां पर सीधे विक्रय मूल्य निकाल लो। आप क्यों निकाल लो, क्योंकि इतना करने पर आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हो। 4800 का आपको 10% नहीं देना है, ये वाला परसेंटेज नहीं देना है, तो आपको कितना देना है, 4800 का 90% आपको राशि क्या करना है, चुकाना है। तो आप सॉल्व करोगे, 2 शून्य से आपने 2 शून्य कैंसिल कर दिए। इस 9 से आप नामी आठी 72 72 की 2 हासिल का आ गया 7, और 9 चौक 36, 36 और 7 43, और ये 1 शून्य लगा दिया, तो आपके पास विक्रय मूल्य आ गया। अभी बेसिक तरीके से समझाया था मैंने। तो अंकित मूल्य 4800 है, 10% आपको नहीं देना है तो 90% देना है। 4800 का 90% हो जाएगा 4320। आपके पास विक्रय मूल्य आ गया है। पूरा प्रश्न अभी नहीं पढ़ा मैंने, सिर्फ जितना पढ़ा उतना ही मैंने किया है। आगे कहा गया तथा 8% का लाभ कमाता है। इसका मतलब कि प्रश्न में समझ लीजिए, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपए है, दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है
और 8% का लाभ कमाता है। अब यदि 8% का लाभ कमाता है तो लाभ किसके बीच में आता है, अब भी समझाया मैंने, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में आपको 8% का लाभ मिल रहा है। तो आप यहां पर क्या करिए, जैसे ही आपको लाभ का प्रतिशत मिल गया और विक्रय मूल्य मिल गया, पिछला क्वेश्चन अच्छे से देखा है तो समझ जाओगे कि सर 4320 रुपए जो है वो 8% का लाभ हो रहा है, मतलब 108 के बराबर है। और यहां से बिना बोले आप क्रय मूल्य निकाल लो, जो कि किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। आप कहोगे सर पूरा क्वेश्चन आप पढ़ भी नहीं रहे हो और थोड़ा थोड़ा करते जा रहे हो। देखो मैं आपको उतना ही समझा रहा हूं जितना मैं पढ़ रहा हूं, जब बाकी पिछले क्वेश्चन का आपने जो है वो तर्क समझ लिया होगा कि आपको करना क्या है। आगे कहा गया, तो यहां पर मुझे अभी निकालना क्या है, क्रय मूल्य, अभी मैं निकालूंगा। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब आपसे मूल प्रश्न क्या कहा गया कि आपको कोई डिस्काउंट नहीं देना है, तो आप कितना, जिसको कहना चाहिए लाभ प्रतिशत कमाओगे यदि आप ये डिस्काउंट नहीं दोगे। ऑब्वियसली दुकान वाला यदि पूरी राशि लेगा तो उसको लाभ ज्यादा होगा। और एक बात, यदि पुराने वीडियोस देखते हुए आ रहे हो, देखो नए हो तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन पुराने वीडियो यदि देखते हुए आ रहे हो तो आप एक चीज समझ लो कि यदि आपको लाभ का प्रतिशत चाहिए तो लाभ और हानि कौन निर्धारित करता है, शुरू से बताते आ रहा हूं, क्रय मूल्य। इसीलिए मैंने कहा कि पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहां पर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के बाद ही आप लाभ या हानि प्रतिशत निर्धारित कर पाते हो। तो यहां पर आपको पहले क्रय मूल्य निकाल लेना है। कैसे निकालोगे, क्रॉस में गुणा करोगे, 4320 गुणा में 100 और बटा में आ जाएगा 108। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं, ये देखिए। ओके, तो यहां पर हमने जगह बना ली, अब सॉल्व कर लेते हैं इस राशि को। तो यहां पर आप काटेंगे कैसे, इस बात को समझ लीजिए। 108 18 के पहाड़े में आता है, कोशिश करिए ऊपर वाली राशि 18 से कट रही है क्या, देखते हैं। 18 दूनी 36 और बच गया यहां पर 7, 18 चौक 72, कट जाएगा। तो 18 हम 18 108 करेंगे, है ना। 18 108, 18 108 के बाद में 18 को ऊपर से काटेंगे तो 18 दूनी 36, बच गया 7, 18 चौक 72 और ये जीरो लगा दिया, 6 चौक 24 और यहां पर ये 6 चौक 24 और ये शून्य और ये 2 शून्य, तो टोटल आ जाएगा कितना, 4000। तो ये 4000 कौन सा मूल्य आया है, क्रय मूल्य। याद रखना मैं थोड़ी सी जगह का इस्तेमाल इस हिसाब से करूंगा। तो यहां पर 4000 राशि क्या हो गई, आपका क्रय मूल्य। अब देखो इस प्रश्न को समझो, मैं चाहे तो 2 बार करवा दूंगा, चिंता मत करना, लेकिन एक एक चीज में समझा रहा हूं इसीलिए टुकड़े में समझाऊंगा, ध्यान दो। यदि वह कोई बट्टा ना दे, अब आपके पास क्रय मूल्य कितना आ गया है, 4000 रुपए। अब आपके पास तीनों राशियां हैं, देखो अंकित मूल्य 4800 रुपए है, जिसपे 10% का बट्टा दिया तो आपको विक्रय मूल्य मिल गया 4320 रुपए। फिर आपने इसके ऊपर 8% लाभ कमाया तो आपको कौन सी राशि मिल गई इसमें, फिर आपको राशि मिल गई यहां पर क्रय मूल्य, जो कि कितनी आ गई है, 4000 रुपए। अब आपसे कहा गया यदि कोई बट्टा ना दिया जाए, मतलब ये 10% भी आपको नहीं देना है, तो आपको यह समझना है कि वो ये कह रहा है कि 4000 रुपए की राशि आप जो है 4800 में ही बेचो। क्यों बेचो, क्योंकि आप कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहते। तो आप सीधे यहां पर क्या करोगे, सीधे ये आपका क्रय मूल्य आ गया और बीच में ये वाली राशि गायब हो जाएगी क्योंकि आप कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहे हो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये वाली जो राशि आ जाएगी 4800 रुपए, ये अंकित मूल्य ही आपका क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। जब दुकानदार डिस्काउंट नहीं देता तो जो टैग पे लिखी हुई राशि होती है उसी को वो विक्रय मूल्य मानता है, वो कहता है मैं इसी पे बेचूंगा। तो अब ये प्रश्न क्या हो गया, ध्यान से समझ लो। आपको 4000 और 4800 रुपए विक्रय और क्रय मिल चुका है। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, यहां पर ध्यान देना है। 4800 रुपए समझ में आ गया, आपके पास विक्रय मूल्य है, 4000 रुपए क्रय मूल्य है, बटा में 4000 आप करोगे और गुणा में 100। तो बोले सर ये क्या कर रहे हो, अरे भाई इतने दिन से पढ़ रहे हो, लाभ प्रतिशत निकाल रहा हूं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। इसमें से ये घटाऊंगा तो ये 800 बचेगा, बटे में ये 4000 गुणा में 100। यहां पर ये 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, 8 से मैंने काटा 40 को 5 बार, 5 से काट दिया इसको 20 बार, तो 20% क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। देखते हैं 20% कहीं पर ऑप्शन है क्या, दिख गया आपको,
ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 20% यहां पर लाभ होगा, इस बात को समझ लीजिए। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब लेवल थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा तो कुछ भी हलवा नहीं खाने को मिलेगा, सिंपल सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक एक स्टेप मैंने समझाया आपको, किससे क्या मिलता है, किससे क्या मिलता है, और अंत में आपको जब डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो क्या मिलता है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। यहां पर कहा गया एक इत्र की शीशी को 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675.40 है, तो इसका अंकित मूल्य क्या है। प्रश्न में यह कहा गया कि आपको एक इत्र की शीशी पर 15% जो है वो बट्टा दिया गया, मतलब डिस्काउंट दिया गया। अब डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है, आपको पक्की बात मालूम है, सर अंकित मूल्य के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, विक्रय मूल्य मिलता है। अब इस प्रश्न में पढ़ना यह है कि हमको 15% का क्या मिला है, डिस्काउंट। विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है, ये देखो पहले से ही 3675.40 ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। हमसे पूछा गया अंकित मूल्य कितना होगा। अब यदि अंकित मूल्य आप निकालते हो तो आपको समझना है कि अंकित मूल्य आपको कुछ भी मान लेना है। जैसे मान के चलो आपने x मान लिया, अब डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, आपको इस x राशि पर, तो 15% आपको जो है वो नहीं चुकानी है, तो कितनी चुकानी है, 85%। अब ये शुरू से बोलते आ रहा हूं, और ध्यान से समझना किसका 85%, इस x का। अब आप ध्यान दो, यदि x का 85% आप निकालो तो वो किसके बराबर आना चाहिए, विक्रय मूल्य के। शुरू से समझते आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 3675.40। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, है ना। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, तो x का 85% जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 3675.40 के। अब मैं क्या कर रहा हूं, तर्क समझ लो। मैंने ये डेसिमल हटाया, बटे में क्या लगा दिया, 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब इस 85 से काटूंगा, 85 17 के पहाड़े में आता है, 17 पंजे 85, और 17 से इसको काटते हैं, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, बच गया 2, 17 एकम 17, 17 एकम 17, तो यहां पर बच 17 दूनी 34, 2 बच गया, 17 एकम 17, बच गया 10, 10 बचा मतलब 105, 105 मतलब 17 छेंग 102। इसके बाद में बच जाएगा यहां पर 3, और यहां पर बच जाएगा 17 दूनी 34 और 1 शून्य। तो यहां पर मैंने 17 से काट दिया। अब मैं इसको फिर 5 से काट देता हूं, तो 5 से काटा तो 5 चौक 20, बच गया 1, 5 तिया 15, बच गया 1, 5 दूनी 10, बच गया 2, पचम सॉरी 5 चौक 20। तो यहां पर आंसर आना चाहिए 4324। ये कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, मैंने अपने हिसाब से कर दिया है। 4324 सही आंसर है क्या, कहीं पर दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए 4324 इसका सही आंसर आएगा। फिर से समझ लीजिए, अंकित मूल्य पूछा था, विक्रय मूल्य दिया हुआ था, 15% का डिस्काउंट था, आपने अंकित मूल्य पे से 15% का डिस्काउंट हटाया तो राशि कितनी बच गई, 85%। x का 85% विक्रय मूल्य के बराबर होता है, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, अब ध्यान देना मेरी बात को समझना, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। अब यहां पर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में आपको यह कहा गया कि 80% है क्रय मूल्य अंकित मूल्य का। आगे कहा गया 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी 12% आपको क्या दे दिया गया है, डिस्काउंट दे दिया गया है। ध्यान दीजिए, जब भी आपको डिस्काउंट दिया होता है तो आप क्या करते हो, पहले तो फ्लो बना लो, पहले क्रय आता है, फिर अंकित आता है, फिर विक्रय आता है। अब ध्यान देना, डिस्काउंट कहां पर आता है, हमेशा अंकित और क्रय के बीच में, अंकित और विक्रय मूल्य के बीच में, तो ये 12% यहां पर आ गया। अब आपको कहा क्या गया है, संबंध 80% का, किसके किसके बीच, क्रय और अंकित के बीच में। अब मैं यहां पर पहले तो एक बेसिक संबंध बना देता हूं, ध्यान देना। यहां पर आपको 12% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 12% राशि आपको नहीं चुकानी है, तो बची कितनी परसेंट राशि, 88% राशि आपको चुकानी है। 88%, यानी कि आप विक्रय और अंकित मूल्य के बीच में एक संबंध बना सकते हो। कैसे, ध्यान दो, यदि मैंने माना कि 100 रुपए की वस्तु थी अंकित मूल्य की,
100 रुपए की वस्तु थी तो आप कहोगे सर 88% देना है, तो 100 रुपए का 88% कितना आ जाएगा? 88 रुपए। सिंपल सा कैलकुलेशन करवा रहा हूं, ध्यान दो। 100% का, 100 रुपए का 88% जो होता है वो 88 रुपए होता है। मतलब कि इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा? 88 रुपए में बेचा जाएगा। इसके बाद में दूसरी बात आती है कि यहां पर आपको क्रय मूल्य निर्धारित करना है। तो क्रय मूल्य के लिए आपको बोल के रखा हुआ है, देखो पहली लाइन में क्रय और अंकित के बीच में 80% का डिस्काउंट है। यानी ध्यान दो, क्रय मूल्य जो है, यहां पर कहा अंकित मूल्य का, तो अंकित मूल्य का मतलब गुणा होता है 80% है। अब इसको ध्यान से समझ लेना आपने। यहां पर अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 100 रुपए है और 100 रुपए का 80% निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। इसका मतलब कि क्रय मूल्य आपके पास 80 रुपए निकल गया है। कैसे हुआ फिर से समझ लो। अंकित मूल्य के ऊपर 12% का डिस्काउंट है तो आपको चुकाना कितना है? 88%। आपने ये माना कि 100 रुपए अंकित मूल्य है। आपने क्यों माना? क्योंकि यहां पर डेटा कम है, इसलिए कभी कभी आपको मानना पड़ेगा। तो आपने माना कि अंकित मूल्य 100 रुपए है, 100 रुपए पे आपको 88 रुपए चुकाना है, यानी 88% चुकाना है। तो आपने 88 रुपए विक्रय मूल्य निकाल लिया। इसके बाद में आपको पहली लाइन में कहा गया था क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है, तो आपने क्या कहा? क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है, आपने 80% का 80 रुपए निकाल लिया। इसके बाद में आप क्या करोगे? आप ध्यान देना, आपके पास क्रय मूल्य भी आ गया, आपके पास विक्रय मूल्य भी आ गया, आपके पास अंकित मूल्य भी आ गया। आपसे पूछा गया बट्टा देने के बाद में व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी बट्टा देने के बाद में। तो बट्टा देने के बाद में आपके पास राशि कितनी आई? 88 रुपए विक्रय मूल्य, और आपका क्रय मूल्य कितना है? 80 रुपए। अब सिंपल सी बात है, आप लाभ प्रतिशत का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। लाभ प्रतिशत का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ध्यान से समझिए, ये होता है लाभ प्रतिशत बराबर में, अब मैं ये बार बार आपको जो है वो विक्रय क्रय नहीं लिख के बताऊंगा। विक्रय क्या हो गया? 88 माइनस में ये कितना हो गया? 80 क्रय मूल्य, बटा में हमेशा नीचे क्रय मूल्य बटे में आता है, गुणा में 100। आप ऊपर क्या बचा? 8, नीचे क्या बचा? 80, गुणा में क्या हो गया? 100। 8 से टोटल 80 कितनी बार? 10 बार कटता है, शून्य से शून्य कैंसिल हो गया। 10% इसका क्या आएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कमेंट करा करो, कमेंट करोगे तो समझ में आएगा कि समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि यूट्यूब पे तो ऐसे ही पढ़ाई होती है, एक तरफा मैं बोले जा रहा हूं, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है। तो कमेंट करोगे ना तो फिर से ये चैप्टर करवाऊंगा। यदि इतनी सी भी समस्या हुई तो कमेंट जरूर करना पड़ेगा और एक एक चीज समझेंगे, है ना। तो ये आंसर क्या आ गया इसका? 10%। मैंने अभी आपको बता दिया कैसे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के बाद, बार बार समझा रहा हूं, बट्टा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो 10% तो बट्टा दे दिया। किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर 20% का लाभ हो रहा है। परसेंटेज में लाभ जब भी आता है तो वो क्रय और विक्रय के बीच में आता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, यानी कि अगला डिस्काउंट, यदि उसी वस्तु के ऊपर अगला डिस्काउंट 20% आ जाए तो क्या करोगे? तो पूछा गया है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी कि नया वाला लाभ कितना होगा प्रतिशत में। अब इसको आपको कैसे करना है ध्यान दो। राशि तो आपको एक भी नहीं दी गई, और जब भी एक भी राशि ना दी जाए तो क्या करना? पहले तो फ्लो लिख लो। फ्लो क्या है? पहले आता है क्रय, फिर आता है अंकित, और फिर क्या आता है? विक्रय। ये हो गया फ्लो। अब आपको एक भी राशि नहीं दी गई तो सबसे पहले तो ये मान लो कि 100 रुपया क्या है? अंकित मूल्य। 100 रुपए पे आपको 10% का बट्टा मिल रहा है, 10% नहीं देना है। और यदि 100 रुपए का 10% नहीं देना है तो 100 रुपए का कितना परसेंट राशि देना है? 90%, और वो कितना होता है? 90। यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया? 90 रुपए। सिंपल सा मैथमेटिक्स है। 100 रुपए का 90% 90 रुपए होता है। तो आपके पास में कौन सा राशि आ गया? विक्रय मूल्य। फिर आपसे क्या कहा गया? 20% का लाभ हो रहा है। तो पहली कंडीशन में 20% का लाभ हो रहा है। अब आपके पास में कौन कौन सी राशियां हैं? ध्यान दो। 90 रुपए है जो कि किसके बराबर है? 120%। क्यों? विक्रय मूल्य आपके पास 90 रुपए है और जिसके ऊपर 20% का क्या मिल रहा है आपको? लाभ। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि 90 रुपए 120% के बराबर है।
आपको पहले क्रय मूल्य निकाल लेना है जो कि 100% के बराबर होता है। क्रॉस में गुणा करो, 90 गुणा में 100 बटा में क्या आ गया 120। 30 से काटोगे तो 3 बार, 30 से काटोगे तो 4 बार, 4 से काटोगे तो 25 बार, 25 तिया हो गया 75। यानी कि यहाँ पर 75 रुपए क्या आ गया आपका क्रय मूल्य। अब 3 राशियां निकल चुकी हैं, ध्यान दो। आपके पास आ गया क्रय मूल्य कितना है उस वस्तु का 75 रुपया, 90 रुपए क्या है विक्रय मूल्य, और 100 रुपए आपने क्या माना था अंकित मूल्य। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कुछ चीजें मैं मिटा रहा हूं कैलकुलेशन, क्योंकि मुझे आपको आगे का क्वेश्चन समझाना है। ये कैलकुलेशन मिटा दी मैंने, अब क्या हो रहा है वो समझ लेना फिर आगे जाके। ये कैलकुलेशन मैंने मिटा दी। इतना प्रश्न करने पर मेरे पास 3 वैल्यूज आ चुकी हैं, और अब आपको प्रश्न में आगे कहा गया कि ये जो 75 रुपए, अब देखो ये पहले परसेंटेज क्या था 10% था, है ना। अब आपसे कहा गया कि ये 75 रुपए की जो राशि है आपको बट्टा बढ़ा करके कितना कर देना है 20%। ये देखो यदि बट्टा बढ़ा करके 20% कर दिया जाए तो आपको अब इस 10% की जगह बट्टा कितना कर देना है 20%। इसका मतलब कि अब ये जो 100 रुपए है इसमें से आपको 20% नहीं देना है, तो कितना देना है 80%। और 100 रुपए का 80% कितना हो जाएगा 80 रुपए। इसका मतलब पहले ये 90 रुपए था, अब ये राशि कितनी हो जाएगी 80 रुपए, क्योंकि डिस्काउंट क्या है बढ़ गया है। तो आपको विक्रय मूल्य कम देना पड़ेगा, और वो कितना हो गया है अब 80 रुपए। यानी नया विक्रय मूल्य 80 रुपए है, और क्रय मूल्य हमेशा एक ही रहता है, 75 का 75 ही रहेगा। तो अब आप ध्यान दीजिए, आपको क्या निकालना है लाभ का प्रतिशत। अब लाभ का प्रतिशत क्या होता है विक्रय माइनस क्रय बटा में क्रय गुणा में 100। अब विक्रय कितना है 80 रुपए, माइनस क्रय कितना है 75 रुपए, और बटा में क्रय कितना आ जाएगा 80 रुपए, 75 रुपए क्रय मूल्य गुणा में 100। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, यहां पर आप इसमें से घटाएंगे तो 5 बचेगा, नीचे 75 है और गुणा में 100 है। तो अब आप इसको घटाएंगे यदि, तो क्या हो जाएगा 5 से आप 25 से काटिए, 25 तिया 75, 25 चौक 100। अब इस प्रकार से 5 चौक 20, 20 बटा 3 जो होता है वो कितना होता है, तो 20 बटा 3 होता है 6 सही 2 बटा 3%। आप करके देख लेना, 20 बटा 3 होता है 6 सही 2 बटा 3%। देख लो 3 से कटेगा 3 6 18, तो 6 वाला आंसर होगा, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर खरीदा। अब ये शब्द समझ लेना, बट्टा ले लिया है और फिर पैसे चुकाए हैं कितने 11,250 रुपए। खरीद लिया, खरीदने को क्या कहते हैं क्रय मूल्य। तो यहां पर यह बात याद रखना कि क्रय मूल्य आपको पहले ही दे दिया है 11,250 रुपए। अब आगे बढ़ते हैं। लाने के लिए उसने 150 रुपए खर्च किए। क्या कहा, इसे लाने के लिए उसने 150 रुपए खर्च किए और लगवाने के लिए 800 रुपए खर्च किए। अब ध्यान देना, जब भी कोई चीज आप खरीदते हो और उसके ऊपर जो भी खर्चा आता है लगवाने का, इसका उसका, वो सब आपको देना पड़ता है। तो यहां पर ध्यान देना, ये 150 रुपए आपके क्रय मूल्य में जुड़ जाएंगे और ये 800 रुपए भी आपके क्रय मूल्य में जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से जो है आप क्या करोगे, यहां पर ये शून्य आ गया, 5 और 5 10 शून्य आ गया, है ना। 8 और 2 10 और 1 11, 11 और 1 12 की 2, हासिल का 1, 1 और 1 2, तो ये 12,200 रुपए आपके पास टोटल क्रय मूल्य आ गया। फिर से याद रखिए, समझ लीजिए, आपको यदि कोई क्रय मूल्य दिया है और उसके ऊपर भी कोई खर्चा लग रहा है तो वो क्रय मूल्य में जुड़ेगा। तो ये क्रय मूल्य टोटल आपके पास आ गया है 12,200 रुपए। प्रश्न में आगे क्या कहा गया वो समझ लीजिए। बिना कोई बट्टा दिए, यानी कि 15%, फिर से समझिए, बिना कोई बट्टा दिए 15% का लाभ कमाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। मतलब अब पूरी पिक्चर समझ लो क्वेश्चन की। भाई नरेश एक आदमी है, उसने पहली बात तो दुकान पे पैसे खर्च किए 11,250 रुपए, टीवी लेके आया 150 रुपए उसमें खर्च कर दिए, 800 रुपए लगवाने में खर्च कर दिए। भाई साहब ने टीवी देखी, टीवी पसंद नहीं आई, टीवी को बेचना है, तो टीवी टोटल पड़ी कितने में 12,200 रुपए में, लाने लगवाने करके। अब भाई साहब को बेचना है, लेकिन बेचना भी कैसे है, 15% लाभ कमाना है, उसके ऊपर भी लाभ कमाना है जिसका इनने इस्तेमाल कर लिया।
अब ध्यान देना, आपके पास क्रय मूल्य है 12,200 और आपको 15% लाभ कमाना है, तो आपको मैंने पहले से ही समझा के रखा है कि यहां पर 12,200 रुपए जो हो जाएगा, ध्यान देना, वो किसके बराबर हो जाएगा, 100 रुपए के 100% के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है। तो मैंने आपको बताया 12,200 रुपए 100% के किसके बराबर हो गया। अब इसके बाद में आपको चाहिए क्या, लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाए। बेचना मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य, और आपसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य कितने परसेंटेज का पूछा जा रहा है, 115%, क्योंकि आपको 100% से 15% ज्यादा चाहिए। अब आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करो तो यहां पर आ जाएगा 122,000 गुणा में 115 और बटा में क्या हो गया 100, 2 शून्य से 2 शून्य आप कैंसिल कर देना। अब आप गुणा कर दीजिए 122 को 115 से, 5 दूनी 10 की शून्य, हासिल का 1, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 है ना, तो 10 और 2 12, 12 और 1 13 की 3, हासिल का आ गया 1। तो देखो 30 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो इसमें और इसमें आ रहा है, तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि आखिरी में 30 आना चाहिए। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करके चलना, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर मैं आगे कर रहा हूं कैलकुलेशन, तो ये हो गया 5 एकम 5, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो यहां पर आ गया 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 की शून्य, हासिल का आ गया 1। तो यहां पर 030 यानी 030 आखिरी में आना चाहिए। कहां दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा, यहां दिख रहा है 030, आंसर आ गया 14,030। पूरा कैलकुलेशन आप कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, यही आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन में इसी तरीके से करता हूं, आपको सीखना हो तो कमेंट करो। मैंने कहा 14,030 इसका क्या सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। प्रश्न मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। अगला प्रश्न है यहां पर नए प्रकार का कि दो क्रमवार बट्टे 10% तथा 20% के समतुल्य कितना प्रतिशत है। मतलब आपको समतुल्य शब्द का इस्तेमाल कहा। कहने का मतलब यह है कि एक 10% का बट्टा है और एक 20% का है, दोनों यदि ना दे करके इसके बीच में कहीं पर एक बट्टा आपको देना है तो आप कितना देंगे। इसके लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं। जब भी आपको 2% दिए हो और 1% पूछ रहा हो और आप मुझे प्रतिशत से फॉलो कर रहे हो, तो आपको मैं एक शानदार कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान देना। यहां पर 10, ये एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहां पर क्या हुआ, ये 10% है तो पहले तो 10 कर दीजिए, y को 20% मान लीजिए, 20 कर दिया। यहां पर x और y को गुणा कर दीजिए, जो कि है 10 गुणा 20 बटा में हो गया 100, 2 शून्य से 2 शून्य नीचे के कैंसिल हो गए। यहां पर ये हो गया 30 और ये 2, 30 और 2 32। तो यहां पर क्या कहा गया, 32% इसका क्या होना चाहिए, 30 और 2, 30 और 20 32, 1 मिनट है ना, समतुल्य बट्टा कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पर एक चीज बट्टा के लिए हमको अलग चीज समझनी पड़ेगी। देखो डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव वैल्यू होती है। 10% और 20% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। यदि हमसे पूछता लाभ क्या होगा तो हम यहां पर प्लस वाला कॉन्सेप्ट लगाते। यस, बट्टे के लिए आपको नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। अभी जो मैंने बताया उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100 सही कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्योंकि आपको बट्टा चाहिए और बट्टा क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होती है, इसीलिए आप सभी वैल्यूज को कैसे रखोगे, नेगेटिव। यानी कि आप -10 रखोगे, -20 रखोगे और यहां पर प्लस के बाद में यहां पर ऊपर भी x को आपने क्या माना, -10 और y को भी आपने क्या माना, -20 डिवाइडेड बाय 100। अब यहां पर इन दोनों को आप जोड़ देंगे, क्योंकि ये माइनस में है तो ये -30 हो जाएगा। माइनस माइनस गुणा हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। 30 में से 2 गई तो कितना बच गया, 28%। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी 28%। मेरी बात को समझ लेना है, जब भी आपको 2% दिए गए हैं, डिस्काउंट का तासीर जो होता है, यानी कि उसका जो नेचर होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि वो राशि आपको चुकानी नहीं है। तो जब भी आपको 2% दिए हों और एक मात्र बट्टा पूछा जाए, समतुल्य बट्टा, तो आप ये करोगे कि एक को x मानोगे, एक को y मानोगे, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ में। तो इस कॉन्सेप्ट से x प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से आपको ये समतुल्य बट्टा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक कंपनी 3 प्रकार के बट्टे पेश करती है।
पहला वाला है 25% और 15%, दूसरा है 30% और 10%, तीसरा है 35% और 5%। प्रश्न कहा गया किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा, यानी कोई ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव क्या होगा। तो कोई भी ग्राहक क्या चाहता है, मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, डिस्काउंट मिले। तो अब देखते हैं कि हमको इन तीन, 1, 2 और 3 में सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहां मिल रहा है। तो ध्यान देना, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया x + y + xy अपॉन 100। यहां पर मैंने 25% रखा लेकिन माइनस में रखा, माइनस में फिर दूसरा परसेंटेज रखा 15 और प्लस में करूंगा क्योंकि मैंने अभी बता दिया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 25 गुणा में 15 और बटा में 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर मैंने माइनस माइनस जोड़ दिया तो ये हो गया -40, 25 चौक हो जाएगा 100 और 4 से 15 को काटोगे तो 4 तिया 12, यहां पर प्लस करेंगे है ना, 4 तिया 12, ध्यान देना 4 तिया 12 बच गया 3.75। अब यहां पर आपको घटा देना है किस में से, 40 में से। तो 40 में से आपने घटाया तो आएगा 36.25 अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज में। ठीक है, क्या -36 आ रहा है तो आपको उसको समझ लेना है प्लस। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली माइनस में भी यदि आंसर आ रहा है तो वो तो डिस्काउंट ही कहलाएगा। तो यहां पर आपने क्या कहा, पहला परसेंटेज 40 में से आपने 3 घटाया 37 बचा और उसमें से भी 75 घटाया तो 25 बचा। तो ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 36.25% पहले वाला निकला। ऐसे ही आप क्या करोगे, दूसरा वाला निकालोगे, 30 और 10। तो 30 और 10 में क्या आ जाएगा, -30 -10 प्लस कर दोगे 30 गुणा 10 और बटा में आ जाएगा 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर दिया आपने, तो यहां पर क्या आ गया -40 + 3, तो ये कितना आ गया 37%। इसके बाद में ये 37% आ गया। इसके बाद में तीसरा निकालोगे, तीसरा कितना आ रहा है -35 -5 और प्लस में 35 गुणा 5, थोड़ी जगह कम है, मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूं, ये लीजिए है ना, 35 गुणा 5 और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर 100। अब यहाँ पर ये 35 और 5 हो गया 40 प्लस, अब यहां पर हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो 5 से इसको टोटल 20 बार काट देंगे। 20 बार काटने का मतलब ये हो गया कि आप ये 2 से इसको पहले तो आधा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 17.5 और 1.75, 1.75 इसमें से घटा दीजिए तो आपके पास जो आंसर आएगा 38.25 38.25 का मतलब आपको यहां पर देखना है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज कहां मिल रहा है। तो देखो ये 36% डिस्काउंट है, ये 37% और ये 38%। एक ग्राहक अपने लिए कौन सा डिस्काउंट मांगेगा, जो उसके लिए सबसे ज्यादा है। तो यहां पर सबसे ज्यादा कौन सा मिल रहा है आपको, तीसरे नंबर का। इसका मतलब कि इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, तीसरा इसका सही आंसर आएगा। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको तीसरे वाले स्थिति में मिल रहा है जब आप 35% और 5% का डिस्काउंट लोगे। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ और सीखना है। 30%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य एकमात्र बट्टा। अब आप कहोगे सर अभी तक तो आप 2% दे रहे थे और 1 पूछ रहे थे, अब आपने 3% दे दिए और 1 पूछ रहे हो, ऐसा कैसे कर पाएंगे। तो ध्यान से समझना कैसे करोगे। हमेशा आपको x और y का कॉन्सेप्ट याद रखना है, x + y + xy अपॉन 100। अब इसमें आपको बोलोगे सर x y तो समझ में आ गया, तीसरा परसेंटेज कहां लेकर के जाएंगे। तो आप समझिए, सबसे पहले आप पहले को x मानिए और दूसरे को y मानिए, तीसरे को छोड़ दीजिए। पहले आप इन दोनों से एक परसेंटेज निकालिए। तो आपने कहा -30 -20 और +30 गुणा 20 और बटे में क्या हो गया 100। 2 शून्य से मैंने 2 शून्य क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। ये हो गया 50 और यहां पर प्लस में आ गया 3 दूनी 6, तो यहां पर आएगा 44%। 44 कौन सा है, माइनस। माइनस ये बताता है कि ये नेगेटिव है और कुछ भी नहीं। आप ऐसा समझिएगा कि यहां पर 44% इसका जो है वो समतुल्य बट्टा आया है, किसका, 30 और 20 का। अब ध्यान देना सर अब इस 10 का क्या करें, ध्यान दो। अब ये आपको नया वाला x ये मानना है 44 और y किसको मानना है 10% को। अब आप इसको फिर कॉन्सेप्ट लगाओगे x + y + xy अपॉन 100 और इस -44 को पहले रखोगे x के रूप में और बचे हुए 10% को बाद में रखोगे। ये माइनस से आएगा है ना, मैं एक सेकंड इसको मिटा दूं नहीं तो कंफ्यूज करेगा। हाँ मैंने क्या कहा, ये माइनस आएगा, यहां पर प्लस आएगा। ये हो गया 44 गुणा में 10 और बटा में 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गए।
44 और 10 को यदि आप जोड़ते हो तो आता है 54, तो ये हो गया -54, और इसको आप घटा दोगे 4.4, क्योंकि 44/10 है। अब घटाओगे तो यहां पर 54 में से 4 गया तो 50 बचा, लेकिन 0.4 और जाएगा तो 49.6% जो है इसका आंसर आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव में। कैलकुलेशन आप करके देख लेना। 49.6% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 49.6। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। 3 बट्टे आए तो पहले 2 को लो, उससे 1 परसेंटेज निकालो, फिर उसको पहला मान के दूसरे वाले को दूसरा मानो, यानी तीसरे वाले जो आखिरी वाला है उसको y मानो, x y। आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न मैंने आपको करने को दिया, कोशिश करिए कि ये आपसे बन जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा, जैसे कि हर बार बताता हूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 प्रमुख बट्टे समतुल्य। अब मैंने ये आपको करवा दिया है, यानी आपको कह दिया है कि आप ये करिएगा। अंतिम प्रश्न करवा रहा हूं और बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है, ध्यान देना है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, तो भैया मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अंकित मूल्य हमेशा इस तरफ आता है। अंकित मूल्य 900 रुपए है तथा इस पर 8% और 8% के दो बट्टे दिए जाते हैं। पहले 8% देना है और फिर 8% देना है। तो इन दो क्रमवार बट्टे के स्थान पर विक्रेता को 16% का एकमात्र बट्टा यदि दे तो कितना लाभ अथवा हानि होगी। प्रश्न समझ लीजिए, प्रश्न की भावना समझ लीजिए। प्रश्न में क्या कहा गया? प्रश्न में यह कहा गया कि यदि एक आदमी 900 रुपए की चीज है, 900 रुपए की चीज है, और उसके ऊपर पहले 8% का बट्टा दे और फिर राशि जो आई है उसके ऊपर फिर 8% का बट्टा दे और फिर किसी चीज को बेचे, या फिर वो ये नाटक ना करे 8% का, वो सीधे किसी चीज को यदि 16% पे बेच दे तो उसको लाभ होगा या हानि होगी। अब ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान दो। ये है अंकित मूल्य और अंकित मूल्य के ऊपर होता है डिस्काउंट। पहला 8% डिस्काउंट है, यानी 8% नहीं देना है, तो गुणा कर दो किससे? 92% से। इतनी देर से समझा रहा हूं। वो राशि जो नहीं देनी है डिस्काउंट है, तो बची हुई 100% में से राशि वो है जो देनी है। फिर इस राशि के ऊपर, यानी ये जो राशि आ जाएगी, इस राशि के ऊपर फिर आपको 8% का बट्टा देना है, मतलब बचेगी कितनी? फिर 92%। और इस प्रकार से आपको ये राशि को निकालना है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दो। ये राशि के क्या है? 900 गुणा 92% गुणा 92%। ये 2 शून्य से मैंने 2 शून्य कैंसिल कर दिए। 92 का आपको स्क्वायर निकालना है। मैं 92 का स्क्वायर निकालता हूं। 92 में से मैंने 8 क्या कर दिए? माइनस कर दिए, तो बच गए कितने? 84। 84 8 8 64। तो यहां पर ध्यान देना है कि 1 मिनट, 92 में से मैंने 8 घटा दिए, तो यहाँ पर 92 ऑब्वियसली 8 घटाएंगे तो यहाँ 2 और 6 4 8 बचे 84 और 8 8 64, बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान देना, तो यहाँ पर हमको 92 का स्क्वायर मिला 84 64 और ये 100 बटे में है, ये बात अभी ध्यान रखना। और इसको अभी हमको 9 से गुणा करना है। मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब इसको मैं गुणा किससे कर देता हूँ? 9 से, क्योंकि 9 बचा हुआ है। तो 9 चौक 36, 36 की 6, हासिल का 3, फिर नामी छेंग 54, 54 और 3 57, 57 की, ओके कैलकुलेट कुछ गड़बड़ हो जाती है बीच में। तो ये हो गया, कितना हो गया? 57 की 7, हासिल का आ गया 5, फिर 9 चौक 36, 36 और 5 41, 41 की 1, हासिल का आ गया 4, नामी 8 72, 72 और 4 76 और बटे का 100 लगा दिया दशमलव, तो ये आंसर आ गया यहाँ पर 761.76। 761.76 जो है ये मूल्य आया जो कि एक कस्टमर को चुकाना है 8% और 8% का बट्टा देने के बाद। अब इसके बाद में प्रश्न में और क्या चीज कही गई वो समझ लो। प्रश्न में यह कहा गया कि यदि इस 8% और 8% की जगह आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बट्टा देते हो, कौन सा बट्टा? एक ही बट्टा देते हो 16% का, तो 900 रुपए के ऊपर 16% नहीं देना है, तो कितना परसेंट देना है? 84%। बड़ा सरल सा कैलकुलेशन है। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य मैंने कैंसिल कर दिए। अब 9 चौक 36 की 6, हासिल का 3, नामी 8 72, 72 और 3 75। तो ये एक नया विक्रय मूल्य आ गया। तो ये एक विक्रय मूल्य ये रहा, एक विक्रय मूल्य नीचे है। अब ध्यान दो, यदि कोई व्यक्ति 8% और 8% का बट्टा देता है
तो वो कितने में वस्तु को बेचेगा? 761.76 रुपए में। और यदि वही व्यक्ति एकमात्र बट्टा 16% दे देता है तो वो कितने में बेचेगा राशि उसको, वस्तु को? 756 रुपए में। अब यदि वो व्यक्ति 761 रुपए में कोई चीज बेच रहा है मोटा मोटा और 756 में बेच रहा है, तो ऑब्वियसली 756 में तो उसको नुकसान हो रहा है, जबकि उसको बेचना किस हिसाब से चाहिए? 761 के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि आप 761 और 756 का डिफरेंस निकाल लोगे, 761 और 756 का डिफरेंस निकाल लोगे तो 0.76 तो वैसा का वैसा ही आएगा, और 61 में से 56 गया तो 5 बच गया, यानी कि 5.76 इसका सही आंसर आएगा। कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए, 5.76 रुपए की क्या होगी? उसको हानि होगी। ये बात याद रखना, क्या होगी? हानि होगी। क्यों हानि होगी? क्योंकि वो पहले यदि किसी चीज को 761 रुपए में बेच रहा था और यदि बाद में वो 756 में बेच रहा है तो वो कम में बेच रहा है, और कम में बेचने पर उसको होगी हानि। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 5.76 रुपए हानि। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन था। डिस्काउंट के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, कोई बात नहीं, यदि समझ ना आया हो तो कमेंट करना, और यदि समझ में आ गया हो तो भी कमेंट करना। उम्मीद करता हूं आगे के वीडियोस आप सतत देखते रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।